Hi friends, here is my first video that I am going to prepare for class 12th accounting for partnership. एंड मेरा नाम स्वाति है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ऑन इट, कमेंट एंड शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले हमने जो क्लास 11th में पहले पढ़ा है अकाउंटिंग के बारे में, उससे थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो हमारी अकाउंटिंग का प्रोसीजर होता है कि हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना है और उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए हमें इन सब चीज़ों को करना पड़ता है, तब जाके हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जनरेट होती है। क्या? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग में क्या क्या आता है, मतलब हमने अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हम ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, लेजर में पोस्ट करते थे, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते थे, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे। इनमें क्या चीज़ रिकॉर्डिंग में आती है, क्या क्लासीफाइंग में आती है, क्या समराइजिंग में आती है, क्या एनालाइजिंग में आती है, वो सब पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे किसको? अकाउंटिंग साइकिल को। तो हमारी अकाउंटिंग साइकिल की शुरुआत होती है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने से। अब आइडेंटिफाई करने से क्यों शुरुआत होती है? क्योंकि अपनी इस अकाउंटिंग साइकिल में हमें इनपुट करना होता है उन इकोनॉमिक इवेंट्स और ट्रांजेक्शन्स को जिनको हम मनी की टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। मेज़र करने से पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद वो मेजरेबल होनी चाहिए, दैट इज़ दीज आर, उनमें फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए। उन ट्रांजेक्शन्स को हम अपनी इस अकाउंटिंग साइकिल में इनपुट करेंगे और इनपुट करने के बाद इस अकाउंटिंग साइकिल के वेरियस फेजेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। अब क्या क्या हमारी अकाउंटिंग साइकिल के वेरियस पार्ट्स होते हैं जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले वो हमारा कौन से फेज़ के अंदर आ जाता है? हमारे रिकॉर्डिंग फेज़ के अंदर। ओके, ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करना हमारे रिकॉर्डिंग फेज़ में आ जाता है। उसको लेज़र में पोस्ट करना हमारी क्लासीफाइंग फेज़ में आ जाता है। हमने आपने करा होगा, सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड किया होगा, फिर लेज़र प्रिपेयर किए होंगे, फिर ट्रायल बैलेंस और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और एक हमारा फाइनल अकाउंट्स में आ जाता है बैलेंस शीट। ओके, तो उसके बाद आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए होंगे, तो हमारा रिकॉर्डिंग आ गया, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्डिंग फेज़ में, पोस्टिंग टू द लेजर क्लासीफाइंग, जिसमें हम क्लासीफाई कर देते हैं अपनी अकाउंट्स की, जो हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया उनको क्लासीफाई कर देते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, उसको पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाता था, क्लासीफाई कर दिया जाता था। जितनी भी सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो सैलरी अकाउंट में शो हो रही हैं, जितने भी हमारी परचेजेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है वो परचेज अकाउंट में शो हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमारी आ जाती है क्लासीफाइंग में। समराइजिंग में हमारा आ जाता है, हम समरी करते हैं अपनी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ फाइनल अकाउंट्स में समराइज़ कर देते हैं, जिसमें ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट आता है एंड बैलेंस शीट आता है। अब बात आती है हमारे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो गए, लेकिन ये फाइनल अकाउंट्स कॉमन मैन के किसी यूज़ के नहीं होते, बिकॉज ऑल आर नॉट फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड। सो सब नहीं समझ सकते कि हम अपने फाइनल अकाउंट्स हमारी क्या बोलना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें उनको एनालाइज करना होता है, हमें अपने फाइनल अकाउंट्स के वेरियस आइटम्स में रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करना होता है, और इस रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ का, जो हम अपने 12th के लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। इन अकाउंटिंग रेशियोज़ में फॉर एग्जांपल, अभी मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि हम अगर हमें ये फिगर ज़्यादा फेवरेबल होगी एज़ कम्पेयर टू दिस कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी नेट प्रॉफिट और सेल्स में, कि हमारा नेट प्रॉफिट हमारी सेल्स का कितना % है, या हमारा नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल का कितना % है, तो ये हमें डिसीजन लेने में ज़्यादा हेल्पफुल करेगा, इसलिए हम उसको फेज में एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमारी इन रिलेशनशिप्स का जो हमने इस्टेब्लिश किया उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन करने के बाद जो भी हमारा आउटपुट होता है, मतलब जो भी हमारा इस अकाउंटिंग साइकिल का आउटपुट हुआ, जो भी इन्फॉर्मेशन हमने जनरेट की, उसको हम क्या कर देते हैं? कम्युनिकेट कर देते हैं इंटरेस्टेड यूज़र्स तक। हमारी अकाउंटिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको इंटरेस्टेड यूज़र्स तक कम्युनिकेट कर दिया जाता है। ये इंटरेस्टेड यूज़र्स इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल। इंटरनल दोज हू वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल दोज हू वर्क आउटसाइड द। इंटरनल में आ जाते हैं ओनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, एंड एक्सटर्नल में आ जाते हैं इन्वेस्टर्स, लैंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर्स। फिर ये जो यूज़र्स हैं जिनको हमने इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट किया, वो उसको क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ कर सकते हैं? मे बी उन्हें डिसीजंस लेने हो, रेशनल डिसीजंस ले सकें। रेशनल डिसीजंस फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेना होता है, रेशनल डिसीजंस ले सकें। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स को डिसीजन लेना होता है कि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। लेंडर्स को डिसीजन लेना होता है कि वो हमें क्रेडिट
दें या ना दें, हमारी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, हम अपने आने वाले टाइम में अपने लोन्स को पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसी तरह सप्लायर्स को भी ये देखना होता है कि वो आगे जाके हमें क्रेडिट पर कितना गुड्स होल्ड कर सकती है। गवर्नमेंट एजेंसीज़ को ये चेक करना होता है कि हमने अपने प्रॉफिट को किस तरीके से कंप्यूट किया है, हमारा प्रॉफिट टैक्स के दायरे में आता है या नहीं आता है। कस्टमर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी है, गुडविल अच्छी होगी तो हमारे कस्टमर्स हमारी तरफ खींचे चले आएंगे। तो इस चीज़ को लेने के लिए हमें फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करते हैं। तो पहले के टाइम में हम बोल सकते थे कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की जो नीड होती है, जो हमारी अकाउंटिंग की नीड होती है, वो सिर्फ ओनर्स को होती है, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनका बिज़नेस कैसा रन कर रहा है। लेकिन आज के टाइम में हमारी अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, उनकी नीड किसको है, हमारे इंटरनल यूज़र्स को भी और एक्सटर्नल यूज़र्स को भी। इंटरनल यूज़र्स यानी हमारे ओनर्स को भी है, हमारे पार्टनर्स को भी है। पार्टनर्स आ जाते हैं पार्टनरशिप के केस में, और ओनर्स को हम बोल सकते हैं कंपनी के केस में। एंड इन द केस ऑफ कंपनी एंड इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में भी ओनर्स आ जाते हैं। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड होती है। तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो प्रॉफिट के लिए वर्क करती है या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम लेटर ऑन स्टार्ट करेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं। प्रॉफिट के लिए अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप में आ सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल बिजनेस, जब एक पर्सन किसी बिज़नेस को कैरी करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, इंडिविजुअल पर्सन अगर किसी बिज़नेस को कैरी कर रहा है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोल दिया जाता है, जिसके फाइनल अकाउंट्स का प्रिपरेशन, उसके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, लीजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब आपने क्लास 11th में पढ़ा था। और अगर सोल प्रोप्राइटरशिप का अकेला पर्सन होता है, अकेली कैपिटल को एम्प्लॉय करता है, मे बी जब बिज़नेस एक्सपेंड हो रहा है, ग्रो कर रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि हमें और एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट एंड एडिशनल रिस्क लेनी होगी, तो हम एक एडिशनल पर्सन को अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। तो इसके लिए एक और बात कर लेते हैं पहले। प्रॉफिट ओरिएंटेड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, थोड़े और कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। पार्टनरशिप हम चाहते हैं कि हमें और थोड़े उसकी रिक्वायरमेंट है, और रिस्क बढ़ गई और डेवलपमेंट हो गया, हमने उसको कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। अगर किसी फैमिली में बहुत सारे पीपल्स हैं, वो साथ में वर्क कर रहे हैं, तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में आ जाती है। HUF की फॉर्म में उसको वर्क कर सकते हैं। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पहले पढ़ लिया है। यहाँ हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में, इसके बारे में बाद में बात होगी। तो सबसे पहले पार्टनरशिप क्या होती है। व्हेन 2 और मोर पर्सन्स ज्वाइन हैंड्स टू डू द वर्क। 2 और मोर पर्सन्स एक साथ किसी काम को कर ले के लिए आगे आते हैं, वो एक साथ कोई बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। ओके, मतलब वो साथ में पार्टनर्स हैं, इसलिए वो उस बिज़नेस को कर रहे हैं। कि ये पार्टनरशिप क्या होती है। व्हेन 2 और मोर पर्सन्स ज्वाइन हैंड्स टू डू द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो पार्टनरशिप में आ जाता है। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करता है। वो बोलता है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री हो गए हैं, ऑफ द बिजनेस, उस बिज़नेस के, जो वो या तो सब चलाएंगे, ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि किसी और को, मतलब 2 लोग वर्क कर रहे हैं आपस में, तो उन्होंने ये बोल दिया कि मैं रेगुलरली वर्क करूँगा और मैं घर पर रहूँगा, इस टाइप से, मतलब उसका कोई और भी बिज़नेस हो तो अगर, तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो बिज़नेस सारे लोग वर्क कर रहे हो, और एनी ऑफ देम, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वर्क कर रहा है सबके लिए वो वर्क कर रहा है, मतलब सब उसके एक्ट से बाइंड होंगे। ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ नहीं रहता था तो मैं इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच की ऐसी रिलेशन जो साथ में बिज़नेस कर रहे हैं और उस बिज़नेस के प्रॉफिट्स को साथ में शेयर करने के लिए एग्री हो गए हैं। प्रॉफिट्स का इट डजंट मीन कि उन्हें लॉसेस को शेयर नहीं करना है। ओके, सो उन्हें लॉसेस भी शेयर करने हैं और प्रॉफिट्स भी शेयर करने हैं। एक ऐसे बिज़नेस के जो या तो वो सब मिलकर कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टनर को रेस्ट दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा कि डॉर्मेंट पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, तो इस टाइप से कोई स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकता है जो वर्क नहीं करेगा लेकिन प्रॉफिट्स को शेयर करेगा और सारे पार्टनर्स के एक्ट से बाइंड भी होगा।
अब पार्टनर्स क्या होते हैं? जब हम ये पार्टनर्स हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ एंटर हुए हैं उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, दो लोग अगर पार्टनरशिप में एंटर हुए तो इंडिविजुअली राम एंड श्याम को पार्टनर बोला जाएगा। वो बोलेंगे कि हम पार्टनर हैं, और कलेक्टिवली जब उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा तो उनको फर्म बोला जाएगा। अब हमारे इस पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज़ 2 और मोर पर्सन्स। मिनिमम हमारी पार्टनरशिप में 2 से ज़्यादा लोग 2 होने चाहिए, तभी हम वो पार्टनरशिप कहलाएगी। और मैक्सिमम 50 पर्सन्स हो सकते हैं। एज़ पर कंपनीज रूल्स 2014 मैक्सिमम 50 पर्सन्स कर दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ एग्रीमेंट। कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप कब आती है? पार्टनरशिप is the result of an agreement among the 2 or more persons to share the profits and losses of the business। तो ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। ओके, यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि एग्रीमेंट किस में भी हो सकता है? ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए रिटन एग्रीमेंट ज़्यादा बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू ओरल। ओके, और ये एग्रीमेंट होना चाहिए टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। ओके, मेयर किसी भी चीज़ की को ओनरशिप कर ली। फॉर एग्जांपल, अगर 2 लोगों ने मिलकर एक प्लॉट खरीद लिया लैंड का, तो वो ये नहीं बोलेंगे कि वो पार्टनर्स है। लेकिन हाँ, अगर वो उसमें डील करते हैं, कि वो उस प्लॉट की सेल एंड परचेज में डील करते हैं, तब उन्हें पार्टनर्स बोला जाएगा। तो वो जो एग्रीमेंट हुआ है वो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करने के लिए होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, हमने इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन में एक लाइन पढ़ी थी, profits of the share agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो इस लाइन से 2 इम्प्लीकेशंस निकलते हैं। एक तो कि एवरी पार्टनर इज़ इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ओके, एंड एवरी, जो हमने यहीं पर आपको बताया था, रीड ऑन बाय ऑल एंड एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम सारे पार्टनर्स को अपने बिजनेस में कंडक्ट करने के लिए ज्वाइन कर लें, और एक पार्टनर अगर सबके लिए वर्क कर रहा है, यानी कि उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। मतलब हर पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। वो अदर पार्टनर को अपने एक्ट से बाइंड भी करेगा। मतलब अदर पार्टनर्स उसके एक्ट के हर एक्ट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल होंगे, चाहे वो उस दिन पार्टनरशिप फॉर्म में प्रेजेंट थे या नहीं थे, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर है या वो एक्टिव पार्टनर है। एवरी पार्टनर इज़ बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ द अदर पार्टनर्स। ओके, सो इसलिए हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी होती है। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जो फॉर्म बिजनेस पार्टनरशिप में हमने बिजनेस एंटर किया है वो किसके लिए होना चाहिए? प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शेयर करने के लिए, दोनों के लिए। ओके, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या होती है? ज्वाइंटली भी लायबल होते हैं पार्टनर्स और सेवरली भी। फॉर एग्जांपल, अगर क्रेडिटर्स रास्ते में मिल जाते हैं, पार्टनर्स जा रहे हैं और उनसे बोलते हैं कि हमारा पैसा दे दो, तो वो ये नहीं बोल सकता कि जब दूसरा वाला आएगा तब हम साथ में देंगे। वो जॉइंटली भी लायबल है, साथ में भी देने के लिए लायबल है, और सेवरली भी लायबल है। तो ये हमारी पार्टनरशिप के कुछ इसेंशियल फीचर्स हो गए थे। नेक्स्ट अब हम आते हैं पार्टनरशिप डीड पे। हमने बोला था एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जब ये एग्रीमेंट रिटन होता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जिसमें एग्रीमेंट के टर्म्स होते हैं। यानी कि रिटन एग्रीमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट है अगर, तो उसको पार्टनरशिप डीड बोला जाएगा। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है? पार्टनरशिप डीड मेन हमने पहले भी बोला था किस लिए फ्रेम की जाती है, जिससे पार्टनर्स के बीच के डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सके। वो ये ना बोले कि हमने तो ये बोला था कि हम इतना प्रॉफिट शेयर करेंगे, मैं 2:1 में लेंगे। हमने बोला था कि मतलब तुम्हें इतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, मुझे इतनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी है, तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, मुझे नहीं। मतलब जो भी उन्होंने डिसाइड किया उस टर्म्स को वो एग्रीमेंट में लिख लेते हैं, जिससे आगे फ्यूचर में डिस्प्यूट्स को अवॉइड किया जा सके। तो उसमें क्या क्या लिखा होता है? नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द फर्म होता है, और उनके मेन बिजनेस होता है। मेन बिजनेस क्या उनका बिजनेस है इसके बारे में लिखा होता है। नेम्स एंड एड्रेसेस होते हैं सारे पार्टनर्स के। अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर होता है कि हर पार्टनर कितना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। उनकी फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप क्या होगी। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, किस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। उनको इंटरेस्ट अगर दिया जाएगा तो किस रेट पर दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स ने कोई लोन प्रोवाइड किया है तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। पार्टनर्स की ड्राइंग पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और सैलरीज़ कोई दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो कितनी दी जाएगी। राइट्स एंड ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर्स।
नेक्स्ट है, अगर इंसॉल्वेंसी पर ट्रीटमेंट ऑफ लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इंसॉल्वेंसी, कोई एक से ज़्यादा पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो गया है तो उस पर जो भी लॉस आएगा उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इंसॉल्वेंट मतलब कि अब वो फर्म्स की किसी भी डेब्ट्स को पे करने में एलिजिबल नहीं है, उसके पास कुछ नहीं बचा है जिससे वो फर्म्स की किसी भी डेब्ट को पे कर सके, तो वो इंसॉल्वेंट, उसके इंसॉल्वेंट होने से जो भी लॉस आएगा वो अदर पार्टनर्स किस तरीके से बियर आउट करेंगे, इस बारे में भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म हमारी बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तो हम कैसे अपने अकाउंट्स को सेटल करेंगे। मेथड ऑफ सेटलमेंट टू बी फॉलोड ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो हम किस तरीके से उन डिस्प्यूट को सेटल करेंगे, ये भी हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। रूल्स टू बी फॉलोड इन द केस ऑफ एडमिशन, अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि अगर पार्टनरशिप में कोई पार्टनर नया आ जाता है तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या हमारा ट्रीटमेंट होगा। रिटायरमेंट, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो हमें किस तरीके से काउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, वो भी लिखे होते हैं। एनी अदर मैटर, कोई भी अदर मैटर लिखा हुआ हो सकता है पार्टनरशिप डीड में, और अगर किसी मैटर के बारे में पार्टनरशिप डीड में किसी एस्पेक्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, साइलेंट है, तो उस पर हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 उसके प्रोविजंस अप्लाई करते हैं। अब सपोज़ ऐसा हमने इसमें पढ़ा था कि P&L रेशियो के बारे में होगा कि क्या रेशियो में हम प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, क्या लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या ड्राइंग्स पे। अगर इन सब चीज़ों के बारे में पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं बोल रही है, साइलेंट है, तो हमारे को कैसे शेयर करना है। इफ़ देर इज़ नथिंग स्पेसिफाई इन द पार्टनरशिप डीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली रहेगा, पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस का अगर रेट नहीं दिया हुआ है तो अगर पार्टनर्स ने कोई लोन प्रोवाइड किया है तो 6% पर एनम के रेट से उस पर इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाएगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा पार्टनरशिप डीड। तो ये किन टॉपिक्स के बारे में बात हो रही है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब की बात। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली यानी 1:1:1:1, अगर 2 हैं तो 1:1:1, 3 हैं तो, और अगर 2 हैं तो 1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा, एडवांसेस पर 6% और रेम्यूनरेशन भी नहीं दिया जाएगा। दो बातें और जो इससे अलग आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म के जैसा ही बिजनेस सेपरेट कैरी ऑन कर रहा है अकेले, और उसे जो भी प्रॉफिट होता है तो उसे वो प्रॉफिट भी फर्म्स के पार्टनर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम नेचर के हैं। कंपटीशन हो जाएगा फर्म के बिज़नेस में और उस पार्टनर के बिज़नेस में, इसलिए उस पार्टनर को जो भी अर्निंग होगी, जो भी प्रॉफिट होगा वो शेयर करना पड़ेगा। अगर पार्टनर अकेला सोच रहा है, वो अकेला कोई उसने बेकार कोई फर्नीचर पड़ा था ओल्ड, उसने उसको बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया, उससे जो भी उसे इनकम होगी वो भी उसे फर्म में अदर पार्टनर्स के साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो ये जो दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, ये सारा हमारा बेसिक था पार्टनरशिप के बारे में। अब स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के जैसे ही हम ट्रीटमेंट करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पार्टनरशिप में भी, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में थोड़ी सी डिफरेंस है, मतलब जिन चीज़ों का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफर है, यहाँ हम उनकी बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मेंटेन किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स थोड़ा अलग तरीके से होता है। अगर कोई रॉन्ग एप्रोप्रिएशन हो गई है प्रॉफिट में पास्ट में, तो उसको किस तरीके से ठीक किया जाएगा, ये थोड़ा स्पेशल एस्पेक्ट्स हैं पार्टनरशिप के। रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन मतलब कोई नया पार्टनर आ गया या कोई चला गया, रिटायरमेंट और डेथ के बारे में इस टॉपिक पे इस हेडिंग में बात होगी। एंड नेक्स्ट, अगर पार्टनरशिप फर्म को अगर हम बंद कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होता है। तो हम अपने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे, और ये दोनों जो हैं वो लेटर चैप्टर्स में, ठीक है। डेथ के लिए अलग होगा, रिटायरमेंट के लिए अलग, एडमिशन के लिए अलग, एंड डिसॉल्यूशन के लिए अलग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगली वीडियो में हम अपनी बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में। ओके, प्लीज़ लाइक करना, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।